अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार द्विवेदी। जिस तरीके से कोरोना महामारी भारत में पैर पसार रहा है, मामले अब 2 लाख से ज्यादा आ रहे हैं रोजाना और सरकार की जो तैयारियां है एक बार फिर से लचर नजर आ रही है। शमशान घाट भरे पड़े हैं, चिताएं अब सड़कों पर जल रही हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें सर कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है, डर का माहौल बन रहा है, वर्तमान में कोरोना महामारी को लेकर सरकार इतनी विवश क्यों नजर आ रही है? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी चरमराई क्यों है? इस समय हमारे देश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जिस तरह से चरमरा रही हैं और सरकारें बेबस नजर आ रही हैं, वो कई सारे सवाल खड़े करता है। जब पिछले वर्ष कोरोना ने विश्व में दस्तक दी थी, भारत में दस्तक दी थी, तब हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं थे। हमें इस वायरस की प्रकृति के बारे में नहीं पता था, कैसे इससे निपटना है, इसके और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं वो भी नहीं पता थे। लेकिन फिर भी आपने देखा कि देश ने किस एकजुटता के साथ इसका मुकाबला किया। इस अदृश्य वायरस से हमने बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और आपने देखा कि उस समय हमारे पास मास्क की कमी थी, सैनिटाइजर की कमी थी, वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में नहीं थे और चाहे और भी हम बात कर लें, पीपीई किट तो हमारे यहाँ पे बनते ही नहीं थे। और भी बहुत जो लैब की बात है, हमने जो जांच किट है वो सारी की सारी बाहर से आती थी। जो लैब्स थे वो नहीं थे। एक लैब से शुरुआत हुई थी, आज देश के हर जिले में लैब्स हैं और निजी लैब भी हैं, सरकारी लैब भी हैं। तो हमने इतने सीमित संसाधनों में इस अदृश्य वायरस से लड़ाई लड़ी और आप देखिए कि जो उपचाराधीन मरीजों की संख्या है वो 1 लाख या उससे कम पर आकर रह गई थी। देश में नए मामलों की संख्या, कुल मामलों की संख्या 8 से 9 हजार के बीच में रह गई थी, जो प्रतिदिन के मामले होते हैं। आज क्या हालत है? आज हम 2.25 लाख 2.5 लाख तक पहुंच गए हैं हमारे रोजाना के नए मामले। पूरे विश्व में हम नंबर 1 हो गए हैं संक्रमण के मामले में। ठीक है कि हम वैक्सीनेशन के मामले में भी नंबर 1 की पायदान पर हैं, लेकिन नए संक्रमण के मामलों में भी हम उसी पायदान पर खड़े हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। शायद मंजिल करीब देखकर हम जिस उतावलेपन में बाकी सब जो कोरोना प्रोटोकॉल्स था उसको भुला बैठे, उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। और हमने देखा कि बहुत सारे हमने जो आइसोलेशन के बहुत सारी जगह बना ली थी, चाहे रेलवे कोचों की बात हो, चाहे अन्य जो हमने इंतजाम किए थे कि कोई अगर कोरोना संक्रमित हो गया था उसको किस तरीके से आइसोलेट किया जाए। हमने बहुत सारे कैंप्स बनाए थे, वो सब हटा दिए कि ठीक है अब तो कोरोना भाग गया, कोरोना हार गया और हम जीत गए। तो जीत की खुशी में हमने बहुत सारे बातें थी वो भुला दी थी और अब देखिए कि अचानक से हम सबको फिर से इंतजाम करने पड़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, जो आईसीयू वार्ड हैं उसमें एक बेड पर 100 की 150 की वेटिंग है। राज्य सरकारों को देखिए घुटने टेक दिए हैं, केंद्र के से कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दे दीजिए, हमें जो एंटीवायरल दवा है रेमडेसिविर उसकी खुराक दे दीजिए, हमें हमारे पास इंजेक्शन नहीं है। आप टीका उत्सव की बात कर रहे हैं, हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, हम इंजेक्शन कहाँ से लगा दें। बहुत सारी अव्यवस्थाएं, और सिर्फ अवस्थाएं हमारी अस्पतालों में ही क्यों, आप देखिए कि ठीक है जो बेड्स बढ़ा दिए गए हैं, कोई कह रहा है कि 5000 हमारे यहाँ पे बेड ज्यादा है, कोई कह रहा है हमारे यहाँ पे 6000 बेड की हमने व्यवस्था और कर दी है। लेकिन जब मरीज अस्पताल में कांटेक्ट करता है तो ना तो एम्बुलेंस मिलती है, पहली बात तो फोन नहीं उठता है, और अगर एम्बुलेंस आती है तो 6-7 घंटे लेट आती है, उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं होता है। तमाम तरह की दुश्वारियां हैं। जिसको कोरोना हो जा रहा है, जरा आप एक बार उससे पूछ कर देखिए क्या वो सरकार के एक भी दावे को यकीन के साथ कह सकता है कि वो सरकार का दावा सही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सरकार के दावों में, जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। और सिर्फ अस्पतालों की ही बात क्यों करें, डॉक्टर्स पर जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। और हम भले ही और बना दें, बेड बना दें हमने, और जो रेलवे के कोचेस हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया, लेकिन डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, हेल्थ वर्कर कहाँ से लाएंगे, एकदम से कहाँ से सबको सिखा दें कि आपको किस तरह से उपचार करना है। तो हमारे को निश्चित रूप से इन सब चीजों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा जो इस बार का बजट आया है उसमें भी सबसे ज्यादा जो स्वास्थ्य क्षेत्र पर आवंटन किया जाना चाहिए था, और अब भी वक्त है कि सरकारें देखें कि किस तरीके से सुविधाओं की कमी ना हो। और हमको अब देखा जैसे रेमडेसिविर की जो कमी हो गई है,
अब इस कमी का पूर्ति में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक कितनी जानें चली जाएंगी। अब कंपनियों का कहना है कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक डिमांड नहीं थी तो हमने प्रोडक्शन नहीं किया, अब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो धीरे धीरे हालात बढ़ेंगे और सरकार ने भी और प्रोडक्शन की अनुमति दे दी है। लेकिन हमको अब ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को भंडारण करके रखने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से कोरोना के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, इस वायरस ने अब तक सिखा दिया है। तो आपको बहुत सारी चीजें भंडारण करके रखनी पड़ेंगी कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कब किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए, किस उम्र के। अब देखा हमने पिछली बार जो अधिक उम्र के लोग ही ज्यादा इसके शिकार हो रहे थे, अब नौजवानों की बारी है, बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे भी कुछ केसेस आए कि बच्चा जन्म लेते के साथ ही संक्रमित हो गया और चल बसा। तो ऐसे अब हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर कदम उठाने की जरूरत है और इन कदमों को सतत इन पर काम करते रहने की भी जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी लगता नहीं कि जल्दी जाएगा। और पूरी दुनिया में जिस तरह से कहर मचा है, पूरी दुनिया ने अब देखिए कि जो दूसरी तीसरी लहर आई थी पूरी दुनिया ने उसका सामना किया है, लेकिन भारत में ये लहर हावी होती दिख रही है। पहली लहर में हम इस पर हावी हो गए थे इस वायरस पर, लेकिन दूसरी लहर में ये हम पर हावी होती दिख रही है। तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है इससे, और जिस तरह की अव्यवस्थाएं हैं उसको सरकार को तुरंत चुस्त दुरुस्त करना होगा। और ये समय एक दूसरे पर दोषारोपण से बचने का भी है। एक दूसरे की टांग खिंचाई राजनीतिक रूप से हम चाहे तो बाद में कर सकते हैं, फिलहाल इस वक्त ना करें, क्योंकि ये जो अव्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने का समय है। और आप देखिए कि व्यक्ति को कोरोना जीते जी तो उसके लिए जी का जंजाल बन गया है, मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आप देखिए कि जो विश्राम गृह हैं, जो जहां पर व्यक्ति की अंतिम यात्रा होती है, वहां पर लाइनें लग रही हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। और इसी तरीके से जो चिता स्थल होते हैं उसके बिना ही लोगों को वहां पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है और कोरोना गाइडलाइंस के चलते ज्यादा देर रख नहीं सकते। आप मुर्दा घरों में देखिए बाहर क्या हालात हैं। तो इस महामारी ने सबको हिलाकर रख दिया है और सरकार भी निश्चित रूप से चिंतित है, क्योंकि जो लोग मर रहे होते हैं, सरकार बेबस हो अपने आप को महसूस कर रही होती है, तो उसको भी लगता है कि अब शायद आगे हमको इस तरीके के हालात का सामना ना करने पड़े, इसके लिए हमको कुछ तैयारी करनी होगी। लेकिन सरकार इस स्थिति को भूल ना जाए। इस स्थिति से अगर आगे भी इसे ऐसी स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारी करके रखें। लगातार काम करते रहने की जरूरत है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से बचें और हमको अभी जहां से भी मदद मिल सकती है वो लेनी चाहिए। और खासतौर पर हमने जो एक फैसला किया है कि जो विदेशी वैक्सीन हैं जिनको विदेशों में अनुमति मिली है वहां की सरकारों से, अगर वो भारत में आपात स्थिति में लगाए जाने की वैक्सीन देने की अनुमति के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 3 दिन में उन पर फैसला किया जाएगा। एक अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है और इस दिशा में और भी काम किए जाने चाहिए। आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका, ब्राजील में भी बाहर की बहुत सारे देशों की वैक्सीन को इजाजत मिल गई। तो हमारे यहाँ भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी चाहे वो रशिया की वैक्सीन हो उसको अनुमति मिली है, तो अब कब तक आती है वो देखना होगा कि कब तक खेप पहुंचती है। इंडिया में ही प्रोडक्शन होना उसका, तो कब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, कितना जल्दी लोगों तक वो पहुंचती है, ये सब चीजें देखनी होगी। लेकिन एक चीज और है कि हमको जो वितरण की प्रणाली है हमारी, उसको भी थोड़ा सा सुदृढ़ करना होगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें खामियां नजर आई हैं। टेक्निकल ग्लिचेस, चाहे वो हमारे वैक्सीन के लिए एक जो वेबसाइट बनाई गई थी उसमें समय समय पर आती रहती हैं, तो सही डेटा कई बार नहीं मिल पाता है। इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा। और फिलहाल सबसे यही निवेदन है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें। मास्क नहीं लगाने में कोई बहादुरी नहीं है और आप इस गुमान में बिल्कुल भी ना रहें कि कोरोना अगर आपको अब तक नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। तो इसलिए पालन करते रहें नियमों का, तभी कोरोना से बचे रहेंगे। लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि महामारी के इस दौर में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब भी चुनाव जारी है, जाहिर सी बात है सवाल लोग उठा रहे हैं, मीम बन रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि चुनावी राज्यों में कोरोना जाता ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि सरकार को और चुनाव आयोग को इस पर निर्णय तो लेना ही होगा। लेकिन इस सप्ताह एक और चीज भी देखने को मिली सर कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में इस वक्त जिस तरीके से सियासी घमासान है उस पर आप क्या कहेंगे? खासतौर पे पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो लोग उस पर चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं। देखिए अभी तक ये चर्चा हो रही थी कि ममता बनर्जी की पार्टी आगे है या बीजेपी आगे है। ममता बनर्जी ने आज ये कहा, बीजेपी ने ये कहा। लेकिन अब बंगाल के चुनाव की चर्चा किस बात पे हो रही है? इस बात पे हो रही है कि आप एक साधारण व्यक्ति का मास्क नहीं पहनने पर चालान काट देते हो,
लेकिन बंगाल में जो बीजेपी की रैलियां हैं उसमें जितनी भीड़ उमड़ रही है उसमें कोई मास्क नहीं लगाता, मंच से भी मास्क नहीं लगाने का या मास्क लगाने का कोई आह्वान नहीं किया जाता। तो ये एक दिखाता है कि हमारे नेता कहते कुछ है करते कुछ है। तो इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है कि आप हमको तो शादी समारोह में कह रहे हैं कि 20 लोग आप जुटाइए, आप अंतिम संस्कार में कह रहे हैं कि 10 लोग जाइए, आप कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, आप धार्मिक स्थल में आप कह रहे हैं कि आप नहीं जाइए, एक जाएंगे तो एक बार में 5 जाइए। और नेताओं की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, लाखों की भीड़ उमड़ रही है और हजारों की संख्या में रोड शो में लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये क्या है? तो लोगों को लगता है कि क्या नियम सिर्फ हमारे लिए है, नेताओं के लिए नहीं है? क्या नेता नियम कायदे से ऊपर है? तो ये सवाल जायज भी है और इसको लेकर आक्रोश भी देश में दिख रहा है और राजनीतिक दलों को ये मुद्दा समझना चाहिए। वामपंथी दलों ने इस मुद्दे को समझा है और मैं कहूंगा कि क्योंकि उन्होंने ये बात का ऐलान किया है कि वो छोटी सभाएं करेंगे, बड़ी सभाएं नहीं करेंगे। तो अब ठीक है कि वो कोई कह सकता है कि उनकी सभा में ज्यादा लोग आते नहीं है तो वो इसलिए कह रहे हैं छोटी सभाएं करेंगे, मुद्दा जो भी है, लेकिन उन्हें कम से कम एक बात कहने का साहस तो जुटाया है। इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी को भी चाहिए कि ठीक है, अगर पार्टी के अपने कार्यक्रमों को रद्द अचानक से करना उसके लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन इन कार्यक्रमों का स्वरूप छोटा किया जा सकता है और मंच से अगर नेता कहें कि सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, मास्क लगाए रखिए और वहां पर जो सैनिटाइजर की भी व्यवस्था हो उनकी रैलियों में, तो लगेगा कि हाँ नियमों का पालन कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। चाहे टीएमसी हो, उसको भी इसी प्रकार से छोटी छोटी सभाएं करनी चाहिए। हालांकि टीएमसी की ये जो मांग थी कि अब बाकी जो चरणों के चुनाव हैं उनको एक साथ आप मतदान करा दीजिए, निर्वाचन आयोग ने उसको मना कर दिया है, क्योंकि एकदम से आप 15 दिन के अंदर अंदर बाकी 4 चरण भी होने हैं। तो निर्वाचन आयोग की अपनी जो मजबूरियां हैं जिनको देखते हुए इतना लंबा चुनाव कार्यक्रम रखा गया था, तो वो अचानक से एक साथ मतदान नहीं कराया जा सकता है। ठीक है कि ऐसा अगर हो सकता था तो करा जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बंगाल में भी ज्यादा सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ये सही कदम होता, लेकिन निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया है और उसकी मजबूरी का भी हमको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके समक्ष जो पारदर्शी तरीके से और एक ऐसे तरीके से जहां पर पूरी सुरक्षा के माहौल में चुनाव हो सके ऐसा कराया जाना उसका एक कर्तव्य है। तो उसका अपने कर्तव्य का वो निर्वहन कर रहा है, तो उसका पालन करने की उसको अनुमति चुनाव आयोग को मिलनी चाहिए और वो इस पर हमें ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें बंगाल में जिस तरीके का माहौल है, ठीक है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच ही मुकाबला नजर आ रहा है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो कांग्रेस और जो वहां पर एक नई पार्टी आई है आईएसएफ, उसके हाथ में चाबी आ जाएगी, वो किंग मेकर बन जाएंगे। अब ये सब भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल तो हमको ये कहना चाहिए कि बंगाल में चुनाव जो हैं वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए। हमने देखा कि किस तरीके से कूच बिहार में मतदान वाले दिन हिंसा हुई थी। आगे इस तरीके की हिंसा नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा बलों को भी सतर्क रहना चाहिए, पार्टियों को भी निगाह रखनी चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि संयम से काम लेने से। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। चुनाव तो अब ठीक है 4 चरण के बचे हैं, वो हो जाएंगे। उसके बाद पार्टियां कोई सत्ता में होगा, कोई विपक्ष में होगा, लेकिन जनता को वहीं रहना है। जनता के हित के लिए सारी पार्टियां लड़ रही हैं, तो जनता का हित कायम रहे, जनता का हित सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे, ये सबका कर्तव्य है। और इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। फिलहाल जो कोरोना की स्थिति है उसको देखते हुए एक बार फिर से हम आग्रह करेंगे कि अगर राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों का स्वरूप छोटा कर सकें तो ये सबके हित में होगा, क्योंकि जन स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है और इस दिशा में सबको प्रयास करना ही चाहिए। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। नमस्कार।